Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. आज हम लेक्चर नंबर 45 देख रहे हैं और इसमें आप लॉकिंग पे बात करेंगे हम। इसने यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया है कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन में बी थॉट ऑफ एज एन इंटरेक्शन विद अ सिस्टम रिजल्टिंग अ चेंज टू द सिस्टम स्टेट। ठीक है, आप सिस्टम स्टेट में या डेटाबेस में आप कोई चेंज अगर करते हैं तो आप उसको एज अ ट्रांजैक्शन उसको हम कंसिडर करते हैं। Any number of events can interrupt the interaction, leaving the state change incomplete and the system state in an inconsistent state, undesirable form. ठीक है, therefore any change to the system state within a transaction boundary therefore has to ensure that the change leaves the system in a stable and consistent state. ठीक है, सो आपके पास ट्रांजैक्शन का मकसद क्या है कि आपने जो सिस्टम को आप एक स्टेबल और कंसिस्टेंट स्टेट में आप लीव करके जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट। और अब आगे चलते हैं, लॉकिंग की बात आ रही है कि लॉकिंग आइडिया, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास दो किस्म के मोड्स हैं लॉक करने के, एक ऑप्टिमिस्टिक है और दूसरा पेसिमिस्टिक। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है और एक पेसिमिस्टिक है। अब क्या है कि पेसिमिस्टिक में क्या हो रहा है, अब इनमें डिफरेंस क्या है। पेसिमिस्टिक अप्रोच में लॉक द डेटा सो दैट अदर ट्रांजैक्शंस मे रीड बट नॉट अपडेट द डेटा। ठीक है, एक्सेस्ड बाय द फर्स्ट ट्रांजैक्शन अंटिल द फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ठीक है, कि जब तक आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई उसने डेटा को लॉक कर दिया। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजैक्शन उस डेटा को रीड करेगी लेकिन उसको अपडेट नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। ये है पेसिमिस्टिक अप्रोच। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इनमें डिफरेंस आ सकता है, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। पेसिमिस्टिक अप्रोच में फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने डाटा को लॉक किया। अब जब तक फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी आपके पास सेकंड ट्रांजैक्शन उस डाटा को चेंज या अपडेट नहीं कर सकती। ठीक है, ये है पेसिमिस्टिक अप्रोच का कंसेप्ट। Pessimistic locking guarantees that the first transaction can always apply a change to the data at first accessed। ठीक हो गया कि पेसिमिस्टिक लॉकिंग में जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो जो डाटा उसके पास सबसे पहले उसको एक्सेस करेगी वो डाटा आपके पास उस पर चेंज अप्लाई करेगी, वो चेंज होगा। ठीक है, वो डाटा जो कि ये फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रही है पेसिमिस्टिक लॉक में। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सेस डाटा बट डज नॉट टेक अ लॉक ऑन इट। देखें ये डिफरेंस है, उसमें पेसिमिस्टिक में आपके पास उसने वो डाटा को लॉक कर रही थी। ठीक है, पेसिमिस्टिक में, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक में क्या है, ऑप्टिमिस्टिक में आपके पास जो है ना डाटा एक्सेस हो रहा है लेकिन उसमें लॉक अप्लाई नहीं हो रहा। A second transaction may change the data while the first transaction is in progress। ठीक है, तो ये कंप्लीट उसके अपोजिट है। उसमें जब तक फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती थी आप डाटा को चेंज नहीं होता था। ठीक है, पेसिमिस्टिक के केस में। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक के केस में क्या है कि जब तक आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास डाटा, जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास परफॉर्म हो रही है सेकंड ट्रांजैक्शन डाटा को चेंज कर सकती है। ठीक है, सो in optimistic locking therefore the fact that a transaction access data first does not guarantee that it can at a later stage update it। ठीक है, सो आप उसको वो बाद में भी अपडेट हो सकता है। तो अब आगे यहाँ पे एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल लॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कि लॉक्स की क्लासिफिकेशन पे बात है कि लॉक्स को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनके अभी आपके पास तीन क्लासिफिकेशन है, शेयर्ड लॉक है, अपडेट लॉक है और एक्सक्लूसिव लॉक है। ये तीन आपके पास, ठीक है, शेयर्ड, अपडेट और एक्सक्लूसिव। अब शेयर लॉक कौन सा होता है, शेयर लॉक में share lock signifies that another transaction can take an update or another shared lock on the same piece of data।
ठीक है, कि आपके पास एक लॉक ऑलरेडी, एक जो ऑब्जेक्ट लॉक है उसके ऊपर आप उसको डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं और एक दूसरा शेयर लॉक भी उस पर लगा सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि शेयर लॉक एक ऑब्जेक्ट पे लगा है, आप उस डाटा को जो है ना अपडेट भी कर सकते हैं और एक और शेयर लॉक भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब शेयर लॉक आप तब यूज करते हैं जब आप डाटा को रीड कर रहे होते हैं। अब आगे आ जाता है बात अन अपडेट लॉक की। ठीक है, ensures that another transaction can take only a shared lock on the same data। ठीक है, तो जब आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन सिर्फ उस पर शेयर लॉक लगा सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास अपडेट लॉक है। अपडेट लॉक्स आर हेल्ड बाय ट्रांजैक्शन दैट इंटेंड टू चेंज डेटा। ठीक है, अब वो ट्रांजैक्शन अपडेट लॉक लगाती हैं जो कि डाटा को चेंज करना चाहती हैं, ना नॉट जस्ट रीड इट। अच्छा, if transaction locks a piece of data with an exclusive lock, no other transaction may take a lock on the data। ठीक है, सो अब आपने ये देखें, एक्सक्लूसिव में ये है कि अगर आपके पास लॉक लगा है तो कोई और ट्रांजैक्शन उस डाटा पे लॉक नहीं लगा सकती। ये आपके पास पर्टिकुलर आपके पास जो है एक्सक्लूसिव लॉक है ये। ठीक है, सो आपने मेन डिफरेंस याद रखना है शेयर लॉक का एक्सक्लूसिव में। शेयर में यह है कि दूसरी ट्रांजैक्शन उस पर अप्लाई कर सकती है, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उस पर लॉक अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिए इनकी नाम। तो आपने इन तीनों में डिफरेंस जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इन तीनों का डिफरेंस जो है वो अपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आपके पास हैज लॉक्स, डेडलॉक आपके पास तब अगर होता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन हैज लॉक्स ऑन द रिसोर्सेज that the second transaction wants to modify, and the second transaction has locks on the resources that the first transaction intends to modify। ठीक है, तो आपके पास उन ट्रांजेक्शन पे आपके पास लॉक लगा है। ठीक है, उन रिसोर्सेज पे देखें, एक आपके पास आपने लॉक लगा दिया है तो सेकंड ट्रांजेक्शन उसको आके मॉडिफाई करना चाह रही है। ठीक है, तो वो आपके पास वो लॉक में इसलिए वो आपके पास मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक है, as locks that the second transaction want to modify। ठीक है, आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने लॉक कर दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, रिसोर्सेज पे उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ने लॉक लगा दिया है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन आके उसको मॉडिफाई और जो है मॉडिफाई करना चाहती है। ठीक है, और अगर सेकंड ट्रांजैक्शन ने लॉक लगाया है और फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसको आके मॉडिफाई करना चाहती है, वाइस वर्सा का केस है। ठीक है, या फर्स्ट ट्रांजैक्शन लगाएगी सेकंड मॉडिफाई करेगी, या सेकंड ने लॉक लगाया और फर्स्ट उसको मॉडिफाई करेगी। सो ये आपके पास इस तरह डेड लॉक की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, और डेड लॉक में आपके पास ये एज अ इन्फिनिट लूप के तौर पर बिहेव करता है, और आपका जब तक until the end of time your server crashes और until the power goes out। ठीक है, तो डेडलॉक में क्या होता है कि आपके पास एक इन्फिनिट लूप में वो आपके पास स्टक हो जाता है सिस्टम। अब ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसने यहाँ पे लिखी है कि जब आपके पास दोनों ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के लॉक के रिलीज होने का वेट करती हैं, उसको डेडलॉक कहते हैं। आगे चलते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द अप्रोचेस फॉर द डेडलॉक हैंडलिंग। अब आपको ये देखें, डेफिनेशन आपको अपने माइंड में रखनी है कि डिफाइन डेडलॉक। डेडलॉक आपने देख लिया, मैंने बता दिया कि ये डेडलॉक की डेफिनेशन है। आप डेडलॉक को कैसे हैंडल करते हैं? डेडलॉक प्रिवेंशन है, डिटेक्शन और रेजोल्यूशन है। ठीक है, प्रिवेंशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। डेडलॉक इज डिटेक्टेड बाय वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपने ये माइंड रखना है कि आप डेडलॉक को वेट फॉर ग्राफ से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वेट फॉर ग्राफ क्या है कि ये डेडलॉक की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। नोड्स रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शंस, whereas arrowhead represents that a transaction has logged a particular data item। ठीक है, जो नोड्स हैं वो आपके पास ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और एरोहेड क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजैक्शन ने एक पार्टिकुलर डाटा को लॉग कर दिया है। वेट फॉर, अब आपके पास नाउ इन दिस फिगर ट्रांजैक्शन ए
is waiting for transaction B and B is waiting for N. ठीक है, so it will move inversely for releasing of locks and transactions. A will be the last one. Sorry, no. अब A आपके पास क्या, A वेट कर रहा है B का, B आपके पास N का वेट कर रहा है, ठीक है. So it will move inversely for releasing of locks and transaction. A will be the last one to execute. In the second figure there is a cycle which represents deadlock. ठीक है, this kind of cycle can be in between two or more transactions as well. ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह की डेडलॉक की को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास दोनों ट्रांजैक्शंस ए और बी आपस में एक दूसरे का वेट कर रही हैं. अब आगे टू फेज लॉकिंग की बात कर रहा है. ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा इसका हिंट दिया था कि टू फेज लॉकिंग में आपके पास ग्रोइंग फेज है और एक आपके पास श्रिंकिंग फेज है. ग्रोइंग फेज में आपके पास लॉक्स एक्वायर होते हैं और श्रिंकिंग फेज में सब लॉक्स रिलीज होते हैं. ठीक है, लॉक्स आर ओनली एक्वायर्ड. एक्वायर की बात कर रहा है ग्रोइंग फेज में, और जहां पे आपके पास श्रिंकिंग फेज आ जाता है, श्रिंकिंग फेज में लॉक्स रिलीज हो रहे हैं. अच्छा, अब आगे ऑब्जेक्टिव वाइज है कि वंस a transaction that tries to lock data that has been locked is forced to wait and may deadlock. During the first phase, the transaction only acquires locks. During the second phase, the transaction only releases locks. वही बात जो मैं पहले कर चुका हूं कि फर्स्ट फेज में ट्रांजैक्शंस लॉक्स को अक्वायर करती हैं और सेकंड फेज में ट्रांजैक्शंस लॉक्स को रिलीज करती हैं. जब आपके पास ट्रांजैक्शंस लॉक को रिलीज करेंगी, इट मे नॉट एक्वायर एनी एडिशनल लॉक. ठीक है, ये आपके पास कोई और एडिशनल लॉक फिर एक्वायर नहीं करती. ठीक है, practically this translates into a system in which locks are acquired as they are needed throughout a transaction and retained until the transaction ends either by committing or aborting. So आपके पास ये क्या हो रहा है कि जब वो लॉक्स उन्होंने एक्वायर किया है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को जब नीड हुई उन्होंने लॉक्स को रिटेन किया है अनटिल, जब तक के ट्रांजैक्शन एंड नहीं हो जाती. ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड होगी बाय कमिटिंग या अबॉर्टिंग के थ्रू. सो ये आपके पास लॉक का एक सिचुएशन है. अब देखें, इन ऑर्डर टू reduce the probability of deadlock and achieve the best level of concurrency possible, the following guidelines are helpful. अब आपने क्या करना है, डेडलॉक की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना है. ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन में एक छोटा सा लिख दिया कि हाउ टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेडलॉक, कि अब डेडलॉक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि डेडलॉक आपके पास मिनिमम आकर हो. ठीक है, सो ये आपके पास इस तरह के 3 पॉइंट्स है कि डिजाइन अ ट्रांजैक्शन सो दैट दे एक्सेस द फाइल इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, कि आपके पास फाइल्स जो है ना वो एक सेम ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक्सेस हो. एक्सेस और मोस्टली हॉटली कंटेस्टेड रिसोर्सेज लास्ट. ठीक है, जो आपका हॉटली कंटेस्टेड रिसोर्स है उसको आप लास्ट पे एक्सेस करें, और नेस्टेड ट्रांजैक्शन को आप यूज करें टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मोस्ट लाइकली टू डेडलॉक. सो आपने नेस्टेड ट्रांजैक्शन को यूज करते हुए भी आप जो है डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं. मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि फिर थोड़ा लेक्चर आपके पास लंबा हो जाएगा, इन पे डिटेल से लेक्चर बन सकता है. अब लेवल्स ऑफ लॉकिंग. ठीक है, कि लॉक आप कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाइड ऑन एट्रीब्यूट पे, रिकॉर्ड पे, फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल्स और इवन एंटायर डेटाबेस पे आप लॉक को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेनुलरिटी ऑफ लॉक्स. ठीक है, अब फाइनर द ग्रेनुलरिटी मोर कंकरेंसी बट मोर ओवरहेड. ठीक है, ये आपने थोड़ा एमसीक्यूज में भी ये पॉइंट आ सकता है कि जब ग्रेनुलरिटी फाइनर होगी, कंकरेंसी आपके पास ज्यादा है. कंकरेंसी आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि मल्टीपल यूजर्स जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं उसको कंकरेंसी कहते हैं. लेकिन क्या होगा, ओवरहेड आपके पास जो है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा. ग्रेटर लॉक ग्रेनुलरिटी गिव्स यू फाइन शेयरिंग कंकरेंसी बट हाई ओवरहेड. ठीक है, तो आपके पास जो है ना लॉक ग्रेनुलरिटी की वजह से आपके पास क्या होता है, ओवरहेड आपके पास इंक्रीज हो जाता है. अब जहां पे बात कर रहे हैं, देखें ये दोबारा भी बात आएगी. ग्रेनुलरिटी आपके पास क्या है कि आपके पास हाउ मच ऑफ द डेटा इज लॉक्ड एट वन टाइम, कि डेटाबेस के अंदर कितना डेटा एक टाइम पे लॉक है. ये आपके पास इसको ग्रेनुलरिटी कहते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं
कि डाटाबेस के अंदर एक डाटा एक टाइम पे मतलब हाउ मच डाटा, कितना डाटा लॉक है। ठीक है, ये बाकी भी डेटा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कॉलम ऑफ डाटा, सारी चीजें। अब जब लॉक आप लोअर लेवल पे अप्लाई करेंगे, कंपैटिबिलिटी आपके पास अपर चेक होगी। ठीक है, ये मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ, ग्रेनुलरिटी की। इस पे आ जाते हैं, अ डेटाबेस सर्वर कैन लुक एज मच एज द एंटायर डेटाबेस और एज वन कॉलम ऑफ द डाटा। ठीक है, डेटाबेस पूरे डेटाबेस को भी लॉक कर सकता है और एक कॉलम ऑफ डाटा को भी लॉक कर सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात आपकी समझने की है। अब आप हायर लॉकिंग एट हायर लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू obtain एंड मैनेज लॉक इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड। ठीक है, आप जब हायर लेवल पर क्रिमिनलिटी करेंगे तो आपका वो लॉग्स को मैनेज करने का जो काम है वो आपके पास कम हो जाएगा। If a query needs to read or update many rows in a table, it can acquire just one table level log. It can acquire a log for each page. It can acquire a log on each row. ठीक है, तो ये लॉग्स को बता रहा है कि आप एक पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लेस ओवरऑल वर्क इज रिक्वायर्ड टू यूज अ टेबल लेवल लॉग, बट लार्ज स्केल लॉग्स कैन डिग्रेड परफॉर्मेंस। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि लार्ज स्केल लॉग्स की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास डिग्रेड हो सकती है, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। अब जब आपने लॉग्स को डिक्रीज कर दिया है, जब लॉग्स डिक्रीज करेंगे तो आपके पास डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा इजीली और यूजर्स के लिए। ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हाउएवर फाइनर ग्रेनुलरिटी लॉग्स कैन आल्सो डिग्रेड परफॉर्मेंस। जो फाइनल ग्रेनुलरिटी की वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, since more work is necessary to maintain and coordinate the increased number of logs। ठीक है, सो आपको क्योंकि लॉग्स ज्यादा होंगे तो वो उनको मैनेज करना और उनको मेंटेन करना थोड़ा काम बढ़ जाएगा। तो अब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, हमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको लॉकिंग स्कीम को बैलेंस रखना है। ठीक है, कि लॉकिंग स्कीम मस्ट बैलेंस दैट नीड ऑफ कंकरेंसी एंड ओवरहेड। ठीक है, तो आपने ये, आपके पास ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तब आएगी जब आप बैलेंस करेंगे चीजों को। ठीक है, लॉक्स आपने किस किस पे लगाने हैं, जरूरी लॉक्स कौन से हैं, वो सब चीजें आप करेंगे तो फिर आपने उसको बैलेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर आप, ताकि ओवरहेड आपके पास इंक्रीज ना हो। डेडलॉक रेजोल्यूशन, हाउ डेडलॉक्स आर रिजॉल्व। हम उसको डेडलॉक्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम, अच्छा, इफ अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड टू बी डेडलॉक, चूज अ विक्टिम। आपने विक्टिम को चूज किया, रोल बैक विक्टिम ट्रांजैक्शन एंड रीस्टार्ट इट। आपने विक्टिम को रोल बैक किया और उसको रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी एक आपने उस ट्रांजैक्शन को फाइंड किया कि जिस पे आपके पास डेडलॉक है। ठीक है, आपने वो विक्टिम चूज किया, रोल बैक किया और रीस्टार्ट किया। ठीक है, द रोल बैक टर्मिनेट्स द ट्रांजैक्शन, अनडूइंग ऑल इट्स अपडेट एंड रिलीजिंग ऑल ऑफ इट्स लॉक। रोल बैक ने क्या किया है, ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, और उसने सारा काम जो अपडेट हो रहा है वो उसने अनडू कर दिया है। ठीक है, और सारे लॉक्स रिलीज कर दिए हैं। ये डेडलॉक ने, ये रोल बैक का काम देखें। अब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, रोल बैक क्या करता है। आपको रोल बैक का फंक्शन पता होना चाहिए। रोल बैक ने ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट किया, सब अपडेट्स जो है उनको अनडू कर दिया और लॉक्स को रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब मैसेज इज पास टू द विक्टिम एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम द ट्रांजैक्शन मे और मे नॉट बी स्टार्टेड अगेन ऑटोमेटिकली। सो अब आपने क्या, मैसेज विक्टिम को पास हो गया है। सो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन का या डेडलॉक किस तरह का है, अब वो ट्रांजैक्शन दोबारा स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम स्टैंपिंग। टाइम स्टैंपिंग में क्या है कि इससे भी आप टाइम स्टैंपिंग के थ्रू भी डाटाबेस कंसिस्टेंसी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास टू फेज लॉकिंग एक आपके पास अप्रोच है और सेकंड अप्रोच आपके पास टाइम स्टैंपिंग है। ठीक है, ये दोनों आपके पास जो मेथड्स हैं ये आपके पास डाटाबेस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट टू फेज लॉकिंग, ठीक है, एनफोर्सिंग डाटाबेस कंसिस्टेंसी, और एन अदर मेथड यूज्ड इन सम डीबीएमएस इज टाइम स्टैंपिंग। तो ये दो मेथड्स हैं
जिनकी मदद से आप डेटाबेस कंसिस्टेंसी को अचीव करते हैं। अब with timestamping there are no logs to prevent transactions seeing uncommitted changes and all physical updates are deferred to commit time। ठीक हो गया, तो आपके पास उसमें लॉक्स नहीं होते। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है कि लॉकिंग सिंक्रोनाइजेज द इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस in such a way that is equivalent to some serial execution of those transactions। ठीक है, कि वो टाइम स्टैंपिंग आपको एक ट्रांजैक्शंस को एक सीरियल एग्जीक्यूशन में लेके आ जाता है। ठीक है, टाइम स्टैंपिंग synchronizes that interleaved execution in such a way that it is equivalent to a particular serial order, the order of the timestamps। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि टाइम स्टैंपिंग आपको एक सीरियल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को अरेंज कर देता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज कर देता है सीरियल ऑर्डर। आपने यहाँ पे सीरियल एग्जीक्यूशन और सीरियल ऑर्डर आपने माइंड में रखना है जब टाइम स्टैंपिंग की बात आएगी। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम स्टैंपिंग। टाइम स्टैंपिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं? व्हेन अ ट्रांजैक्शन वांट्स टू रीड एन आइटम दैट हैज बीन अपडेटेड बाय अ यंगर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जब आपको ट्रांजैक्शन रीड करना चाहता है, अ ट्रांजैक्शन वांट टू राइट एन आइटम दैट हैज बीन रिटन बाय यंगर ट्रांजैक्शन। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं कि वो ट्रांजैक्शन वो रीड करना चाहता है जब आपके पास एक चीज ऑलरेडी अपडेटेड हो चुकी है और जो राइट हो चुकी है बाय यंगर ट्रांजैक्शन। सो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आगे चलते हैं, रूल्स को देख लेते हैं। Following rules are checked when a transaction T attempts to change a data item. If the rule indicates abort, the transaction T is rolled back and aborted। ठीक है, अगर रूल अबॉर्ट करेगा तो ट्रांजैक्शन आपके पास रोल बैक हो जाएगी। वो रूल्स कौन से हैं? ठीक है, ये रूल्स भी आप माइंड में रख लें कि पेपर में आ सकता है कि मेंशन द टाइम स्टैंपिंग रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बात कर रहा है कि इफ टी अटेम्प्ट्स टू रीड अ डेटा आइटम व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिटन टू बाय अ यंगर ट्रांजैक्शन देन अबॉर्ट टी। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं कि अगर जो टी है वो डाटा आइटम को रीड करना चाह रहा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी राइट हो चुका है बाय यंगर ट्रांजैक्शन, सो आपने टी को अबॉर्ट करना है। ठीक है, ये एक केस। इफ टी अटेम्प्ट्स टू राइट अ डेटा आइटम which has been seen or written to by a younger transaction then abort T। so ये दो बेसिक आपके पास रूल है। एक चीज जब दोनों केसेस में जब एक यंगर ट्रांजैक्शन ने कोई राइट का ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर दिया है, तो उसके बाद अब सेकंड ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन टी उसको क्या कर रही है? रीड या राइट कर रही है। सो फिर वो आपके पास अबॉर्ट होगी। ठीक है, तो आपने अबॉर्ट के ये जो दो केसेस हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू केसेस टू अबॉर्ट। ठीक है, तो ये आपने दो केसेस माइंड में रखने हैं। इफ ट्रांजैक्शन टी अबॉर्ट्स देन ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव सीन अ डाटा आइटम रिटन टू बाय देन ऑल अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव सीन अ डाटा आइटम रिटन बाय टू बाय टी मस्ट आल्सो अबॉर्ट। ठीक है, अगर आपके पास टी अबॉर्ट होती है, सो बाकी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो आपके पास बाय उस ट्रांजैक्शन के थ्रू राइट हुई हैं, ठीक है, इसलिए आपने सेंटेंस थोड़ा समझना है कि इफ ट्रांजैक्शन टी अबॉर्ट्स, अगर एक ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गई है, फिर वो जो उस ट्रांजैक्शन के थ्रू बाकी जो आपके पास चेंजेस आई हैं वो भी अबॉर्ट होंगी। ठीक है, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव सीन अ डाटा आइटम रिटन टू बाय टी मस्ट आल्सो अबॉर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन टी अगर अबॉर्ट हुई है तो उस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो डाटा में चेंजेस आई हैं वो भी आपके पास अबॉर्ट होंगे। इन एडिशन अदर अबॉर्टिंग ट्रांजैक्शंस कैन कॉज फर्दर अबॉर्ट ऑन अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दिस इज कैस्केडिंग रोल बैक। सो ये आपके पास रोल बैक की तरफ जाएगी बात। अब ये आपके पास समरी पे आ जाए। समरी की बात कर रहा है कि लॉकिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, however if the design of the application transaction is not done correctly you can run into several blocking issues। ठीक है,
आपने ट्रांजैक्शंस को और एप्लीकेशंस के डिज़ाइन को आपने अच्छी तरह मेंटेन करना है। आपने उसमें उसका जो डिज़ाइन है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, वरना आपके पास डेडलॉक्स की इशू और रोल बैक की इशू और ब्लॉकिंग की इशू आएंगे। ठीक है, स्केलेबिलिटी इश्यूज आएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस आपके पास मैटर करेगी। ठीक है, कंट्रोलिंग ब्लॉकिंग इन एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ द राइट एप्लीकेशन डिजाइन। एप्लीकेशन डिजाइन आपके पास सही होगा तो आप ब्लॉकिंग को जो है कंट्रोल कर सकेंगे। आपका ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है, सेट ऑफ पैरामीटर्स, टेस्टिंग योर एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड विद वॉल्यूम डेटा टू मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन स्केल्स वेल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, उसके स्केल का इशू कि कितने आपके पास डाटा कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसको आपने अंडर हैवी लोड चेक करना है। ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है। सो ये सारी बातें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें आपके ठीक है। अगर ये आप इनमें से कोई इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर ब्लॉकिंग की इश्यूज आएंगे और भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। सो ये था आपका आज का लास्ट लेक्चर और आज के कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। तो मैं आपको थैंक्स कहता हूँ और अब मैं आपको इंशाल्लाह अब आपको थैंक्स कहने का टाइम आया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो किया है और मुझे सपोर्ट किया है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अपने जो फ्यूचर है उसमें कामयाब करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। और मैं आपकी फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस करता हूँ। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे कि आप सब लोग अपने फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह कामयाब हों और अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। और आप जहाँ रहें, आप जहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अल्लाह आपको खुश रखे, आपका फ्यूचर कामयाब हो और अल्लाह आपको आप पे ढेरों नेमतें करे और अल्लाह आपको एक अच्छा कामयाब इंसान बनाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपने जो है ना पूरी मेरी लेक्चर सीरीज़ देखी, तो ये मेरे लिए एक बहुत जो है ना एक ऑनर की बात है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।